नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जब तीन तीन बेटों से भी ना किया गया पिता का अंतिम संस्कार, तो माँ ने उठाया ऐसा कदम कि बेटे बहुओं की होश ठिकाने आ गए। सेठ मनीराम के पास अपने नाम की अनुरूप अपार दौलत थी। नकद पैसे और बैंक बैलेंस की कोई गिनती ही नहीं थी। हालांकि उन्होंने कुछ संपत्ति अपने बेटे के नाम पर कर दी थी ताकि आगे तक बचाया जा सके, लेकिन यह भी सत्य था कि कई करोड़ की दौलत उन्होंने अपने पास ही दबा कर रखी हुई थी। मनीराम के 3 बेटे थे और सब के सब बाल बच्चों वाले थे। पोते पोते भी जवान हो चुके थे। 75 वर्ष की उम्र में उनका शरीर भी काफी दुबला और कमजोर हो गया था। इस उम्र में काम तो वो नहीं कर पाते थे, इसलिए व्यापार चलाने का काम उन्होंने अपने बेटे को ही सौंप रखा था। घर पर रहते हुए भी अधिकतर या तो आराम करते या फिर थोड़ा बहुत टहल लेते। हालांकि शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गया था, परंतु इस उम्र में भी उनकी आवाज़ एकदम बुलंद थी। बीमारियों से ग्रस्त हो चुके थे, परंतु आज तक उन्होंने अपने जायदाद का बंटवारा नहीं किया था। बेटों के कहने पर उनकी पत्नी जमाजी ने कई बार जायदाद का बंटवारा करने के लिए उनसे कहा, लेकिन वे नहीं माने। इसके पीछे भी एक कारण था। उनके तीनों बेटों ने उनका व्यापार संभाल रखा था। यदि वो बंटवारा कर देते तो उनके साथ मिलजुल कर व्यापार संभालना तो दूर, एक दूसरे का चेहरा तक ना देखते। यही सब सोच विचार कर उन्होंने संपत्ति के बंटवारे से संबंधित कोई निर्णय नहीं लिया था। कई बच्चे बंटवारे की बात कर बैठते तो मनीराम जी एकदम भड़क पड़ते और करकती आवाज में उन्हें डांट लगा देती। बेटे का मुंह वही बंद हो जाता, लेकिन पीठ पीछे तीनों बेटे अपने पिता को जमकर कोसते। क्या पिताजी मरने के बाद ये सारी धन दौलत अपने साथ लेकर जाएंगे? अपने जीते जी बंटवारा कर दे तो ठीक है, नहीं तो आपस में लड़ाई होना तय है। 2 वर्ष और बीते तो मनीराम ज्यादा बीमार रहने लगे। एक दिन आया जब उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। 6 महीने में ना जाने कितनी बार अस्पताल में एडमिट करवाया गया और कितनी बार घर लौटे। आखिरकार एक दिन बीमारियों के चलते वो हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। बेचारी रमा जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मनीराम जी की मृत्यु पर उनके सभी बेटे बहुए एकत्र हुए। वैसे तो 6 महीने से वो भी इसी ताक में थे कि कब उनके पिता का काम तमाम हो और कब संपत्ति के बंटवारे की बात की जाए। रात के 8 बजे जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो उस समय उनकी पत्नी रमा जी उनके साथ रात्रि के ही समय उनके मृत शरीर को घर लेकर आया गया था। सब रिश्तेदारों को संदेशा भेज दिया गया कि अंतिम संस्कार अगले दिन 11 बजे किया जाएगा। मनीराम जी के 2 बेटे रोहन और मोहन उस समय घर पर थे, जबकि तीसरा बेटा राजा व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था। जैसे ही उसे अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने कहा कि अंतिम संस्कार उसके आने के बाद ही किया जाए। उसने अगले दिन सुबह सुबह ही फ्लाइट पकड़ी और 10 बजे वो घर पहुंच गया। पिता की मृतदेह के पास झूठे आंसू बहाते रोहन और मोहन ने अपने तीसरे भाई राजा से कहा, पिताजी के अंतिम दर्शन कर लो, उसके बाद पिताजी के दर्शन फिर कभी नहीं होंगे। ऐसा कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगे। तभी राजा अपने पिता के मृत शरीर पर एक नजर डालते हुए बोला, भैया दर्शन तो हो चुके हैं, अब जरा अपनी संपत्ति के कागज भी देख लिए जाए। अरे राजा, पहले दाह संस्कार कर लेते हैं, उसके पश्चात आराम से बैठकर सारा बंटवारा कर लेंगे। हम लोग कहाँ भागे जा रहे हैं? सबकी आपसी सहमति से ही बंटवारा होगा। रोहन ने कहा तो मोहन ने भी इस बात में सहमति जताई, जबकि राजा सहमत नहीं हुआ। अरे भैया, इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? अंतिम संस्कार कुछ देर बाद भी हो जाएगा और कौन सा लाश सड़ी गली जा रही है। सबसे पहले मुझे ये बताओ
कि मेरे हिस्से कितनी दौलत आएगी। अरे हम 3 भाई हैं, तो संपत्ति के 3 बराबर के हिस्से होंगे। इतना सुनते ही राजा आग बबूला हो गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अच्छा, व्यापार संभालने का सारा काम मैं करता हूँ, हमेशा टूर पर रहता हूँ, कभी एक शहर तो कभी दूसरी शहर, और तुम दोनों क्या करते हो? कुर्सी पर बैठकर आराम फरमाते हो और किताबें तो खाली करते हो। बौखलाते हुए राजा बोला। अपने छोटे भाई की ये बात सुनकर रोहन भी गुस्से में आ गया और बोला, बिल्कुल नहीं, मैं अलग अलग टैक्स को बारीकी से देखता हूँ। इनकम टैक्स, जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी कैसे बचा रही है, ये सब मुझे पता है। और मैं सब ना देखूँ तो सारी आमदनी उसी में निकल जाए। मेरा काम सबसे मुश्किल काम है। इस हिसाब से तो मुझे ज़्यादा दौलत मिलनी चाहिए। इतनी बात सुनते ही मोहन भी बीच में कूद पड़ा और बोला, अच्छा, अगर अपने फैक्ट्री का काम ना देखता तो क्या तुम लोग व्यापार से इतनी संपत्ति बना पाते? इस हिसाब से तो मुझे सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अब तो तीनों ने ये घोषणा कर दी कि सबसे पहले संपत्ति का बंटवारा होगा, उसके बाद पिताजी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। रमा जी गमगीन हुई, अपने पति की लाश के पास बैठी हुई थी। उनकी हालत देखकर रमा जी के बड़े भाई प्रकाश जी बोले, अरे नालायकों, अपने पिता का दाह संस्कार तो कर लो। सब कुछ जायदाद में अपने हिस्से की पड़ी है। अपने पिता के मृत शरीर की अंतिम संस्कार के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। ये झगड़ा तो समाप्त होता नहीं दिखता, लेकिन तुम्हारे इस झगड़े से तुम्हारी माँ पर क्या बीत रही होगी, ये किसी ने सोचा है? किसी ने उसकी मर्जी जानने की कोशिश नहीं की कि वो क्या चाहती है। तभी मोहन बोला, अरे मामा जी, इस बारे में माँ से क्या पूछना, माँ ने क्या कहना है? उन्हें तो हम जैसा कहेंगे वो वैसा मान जाएंगी, और अंतिम संस्कार आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा। पहले हमें एक फैसले पर पहुंचने दीजिए। लेकिन बेटा, सबसे पहले जो जरूरी काम है उसे किया जाना चाहिए। पिता का विधि विधान से अंतिम संस्कार करना पुत्रों का कर्तव्य है। पहले अपना फर्ज पूरा करो, उसके बाद हक के लिए लड़ना। अपने मामा की इतनी बात सुनते ही राजा जोरदार आवाज में बोला, सब लोग कान खोल कर सुन लो। संपत्ति का बंटवारा तो आज ही बल्कि अभी होकर रहेगा। एक बार अंतिम संस्कार कर दिया तो फिर किसी के दिमाग की क्या मालूम कहाँ फिर जाए। मुझे तो अपने हिसाब से संपत्ति का बंटवारा चाहिए, और वो बंटवारा मैं ही करूँगा। राजा की बातें सुनकर घर में जैसे हंगामा खड़ा हो गया। इस दौरान रमा जी उठकर अपने कमरे में चली गई और अंदर अपने भाई को बुलाकर उनसे कुछ बात करने लगी। इधर बात इतनी बढ़ गई कि अब तो तीनों बेटे आपस में लड़मंडी तक को तैयार हो गए। तीनों भाइयों ने अपने अपने वकीलों को बुलाया और स्वर्गीय मणि राम जी का घर साक्षात दंगल का मैदान बन गया। इस दौरान किसी को नहीं पता था कि उनकी माँ कहाँ है, किस हालत में है और वो क्या चाहती है। इधर आरती को शमशान ले जाने में देर होते देख एकत्रित हुए उनके कुछ रिश्तेदार चिंता में पड़ गए, लेकिन बेटे और बहू अभी तक आपस में उलझे हुए थे। बंटवारे की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा था। देखते ही देखते शाम हो गई। तभी एक गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुकी और कुछ लोग मणि राम जी की डेड बॉडी को उठाकर ले जाने लगे। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। अरे अरे, कौन है आप लोग, और ये यहाँ क्या लेकर जा रहे हैं? पिता के मृत शरीर को? राजा बोला तो उसी समय प्रकाश जी अपनी बहन के कमरे से बाहर आए और बोले, खबरदार, कोई उन्हें नहीं रोकेगा। ये सरकारी अस्पताल के कर्मचारी है, इन्हें तुम्हारी माँ ने बुलाया है। ये सुनकर तीनों भाई अपने मामा की ओर हैरानी से देखने लगे तो प्रकाश जी बोले, इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? तुम लोगों ने अपना फर्ज नहीं समझा तो तुम्हारी माँ ने अपने पति के मृत शरीर को अस्पताल में दान देने का फैसला कर लिया है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम जैसे नालायक औलाद के हाथों ये अंतिम संस्कार हो। और तो और जिस धन दौलत के लिए
तुम लोगों ने अपनी सारी लाज शर्म बेच खाई और दौलत का फैसला भी तुम्हारी माँ कर चुकी है। इतना सुनते ही तीनों बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी पत्नियों के साथ तुरंत दौड़े दौड़े अपनी माँ के कमरे में आए। माँ, हमसे पूछे बिना आपने पिताजी के मृत शरीर को अस्पताल में दान देने का फैसला कैसे कर लिया? रोहन ने गुस्से से कहा तो राजा भी आग बबूला होते हुए बोला, और सारी धन दौलत के बारे में भी आपने फैसला ले लिया? हमें भी तो बताइए, आखिर करना क्या चाहती हैं आप? बेटे बोलते जा रहे थे, जबकि उनकी माँ बिना पलक झपकाए छत की ओर निहारती जा रही थी। तभी बड़े बेटे रोहन को कुछ शक हुआ। माँ को हैरानी से देखता हुआ जैसे ही वह अपनी माँ के नजदीक गया और उन्हें हिलाया, तो उसी समय उनकी गर्दन एक तरफ मुड़ गई। रमा जी भी इस दुनिया से सदा सदा के लिए रुख सस्त हो गई। ये देख तीनों बेटे और बहू आश्चर्यचकित रह गए। उसी समय रोहन की नजर माँ के पास रखी एक कागज पर गई, जिस पर रमा जी ने अपने हाथों से कुछ लिखा हुआ था। रोहन ने पत्र पढ़ना आरंभ किया। अपने जिन बेटों के लिए एक पिता ने अपनी पूरी जिंदगी नौछावर कर दी, दिन रात एक करते हुए जी तोड़ मेहनत करके धन दौलत इकट्ठी की, आज उसे पिता की लाश घर के आंगन में पड़ी हुई अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है। इससे ज्यादा मेहनत की बात तुम लोगों के लिए और क्या हो सकती है? तुम लोगों को इतने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा करते हुए मैंने और तुम्हारे पिताजी ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि आगे चलकर तुम हम लोगों का ये हर्ष करोगे। अच्छा ही हुआ जो तुमने अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं किया। मैं रमा जी आज तुम लोगों से तुम्हारे माता पिता की अंतिम संस्कार का हक छीनती हूँ। तुम जैसी लालची और नालायक औलाद के हाथ अंतिम संस्कार से अच्छा है कि शरीर किसी के काम आ जाए और मरते मरते भी किसी को जीवन दान दे जाए। और हम जिस दौलत के लिए तुम लोगों ने अपने पिता की लाश के सामने इतना हंगामा किया, उस पर कानून अब मेरा हक है। अब और अपने उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए वो दौलत मैंने शहर की सभी वृद्ध आश्रम को और अनाथ आश्रमों में दान कर दी है। आज सारा पैसा मेरे और तुम्हारे पिताजी की ज्वाइंट बैंक अकाउंट से ट्रांसफर हो चुका है और दान दिया जा चुका है। पत्र पढ़कर तीनों बेटे और बहुएं आंखें फटी की फटी रह गई। सबके सब जमीन पर बैठकर अपना सिर पकड़कर रोने लगे। थोड़ी ही देर में अस्पताल से एक अन्य एम्बुलेंस आई और रमा जी के मृत शरीर को भी अस्पताल ले गए। अगर आपको हमारे गाने अच्छी लगी हो तो मैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगीवर्स को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।